गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके पाठ कन्यादान पर प्रकाश डालने जा रही हूँ, जिसके राइटर हैं ऋतुराज। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ऋतुराज के जीवन परिचय पर प्रकाश डालूंगी, ध्यान से देखिएगा। ऋतुराज का जन्म जो है 1940 में भरतपुर में हुआ। 1940 भरतपुर, ओके। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में उन्होंने अंग्रेजी से एमए किया। कहाँ से? जयपुर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए, ओके। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद वे सेवानिवृत्त हो गए और उसके बाद वो जयपुर में रहते हैं। ठीक है, उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कितने? 8 कविता संग्रह, जिनमें एक है मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्होंने सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार, उनको जो है कौन कौन से पुरस्कार मिले? तो उन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। इतने सारी चीजें उनको मिली उनकी रचनाओं पर। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लिए लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया। किसके, क्या चीज का लेखन का? मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाली सामाजिक शोषण और विडंबनाओं का पर निगाह डालते हैं। ठीक है, मतलब जो डेली में रोजमर्रा, मतलब जो रोज डेली है ना, जो घटनाएं देखते हैं वो उन पर ज्यादा प्रकाश डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। ठीक, ये तो उनका जीवन परिचय हो गया। अब उसके बाद हम ये जो कविता है इसको पहले पढ़ूंगी, उसके बाद उसका अर्थ समझाऊंगी आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कन्यादान जितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लैवन पंक्तियों की। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई नहीं देना। ये जो कविता है बड़ी मार्मिक है। यह कविता एक माँ अपनी बच्ची को समझाने का प्रयास करती है। वो क्या कहती है? कहती है कि ये जो समाज है, ये समाज अच्छा नहीं है। इस समाज में लड़की को तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। देखा होगा आपने, शादी हो जाती है तो दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। कहीं किसी को जला दिया जाता है, हाँ, कहीं किसी को मारते पीटते हैं। तो इतना सब दुख दर्द लड़की झेलती है। तो उन्होंने कहा है कि लड़की को सिर्फ झेलना ही नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? उसका विरोध भी करना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले अब मैं आपकी ये इतनी पंक्तियों का अर्थ समझाऊंगी, उसके बाद फिर इतनी का समझाऊंगी। ठीक है, अब ये इतनी पंक्तियों में क्या कह रहे राइटर वो मैं बता रही। इस कविता में कवि ने अपनी बेटी को ससुराल भेजते समय, ठीक, कहाँ भेज रहे? ससुराल भेजते समय होने वाली पीड़ा को व्यक्त किया।
किया है। वे कहते हैं कि बेटी की विदा करते समय माँ को लगता है, माँ को क्या लगता है, माँ को ऐसा लगता है जैसे उसने जीवन भर की पूंजी को दान कर दिया। कितना, देखिए, एक माँ जिस बच्चे को कलेजे से लगाकर पालती है, बड़ा करती है, बड़ा दर्दनीय है ना, बड़ा करती है, उसके बाद उसका विवाह करती है। वो विवाह में वो अपनी उस प्यारी सी लाडली बेटी को दूसरे को दे देती है, तो उसको कैसा लगता होगा, समझ सकते हैं हम, है ना। तो यही राइटर ने बताने की चेष्टा की है कि विदा करते समय माँ को कैसा लगता है। उसको ऐसा लगता है जैसे जीवन भर की उसकी जो पूंजी है वह दान दे रही है। माँ की यह पीड़ा है कि उसने अपने जीवन भर की पूंजी दान दे दी है। अब माँ की जो पीड़ा है वो ये स्वाभाविक है, हर माँ को होती है ना, क्योंकि उसकी बेटी अभी इतनी सयानी नहीं हुई है कि वो ये सब चीज समझ सके कि ससुराल में कैसा रहना चाहिए, ससुराल में किस तरह से कार्य करना चाहिए। इतनी सयानी नहीं है, वह अभी भोली है। वह इतनी भोली है कि विवाह के बाद के सुखी जीवन की कल्पना तो कर रही है, परंतु आने वाले दुखों से अनजान है। वह क्या है, विवाह के से आनंदित तो हो रही है कि भाई चलो अच्छा जीवन गुजरेगा ऐसा सोच के, पर जो आने वाले दुख हैं उससे वो अनजान है। ठीक है, अब क्या होता है आगे, वो क्या कह रहे हैं कि उनका कहना है कि आने वाले दुखों से तो वो अनजान है, लेकिन फिर भी कवि क्या कह रहा है, कवि के अनुसार है वह लयबद्ध पंक्तियों वह किसके समान, लयबद्ध पंक्तियों व तर्कों के समान, तर्कों के सरलता से पढ़ना तो जानती है, परंतु काव्य के गंभीर भावों को समझने में असमर्थ है ना। वह लयबद्ध पंक्तियां पढ़ सकती है, उसके अलावा वह तुकों को भी समझती है, लेकिन वह उसके जो भाव हैं, जो काव्य के गंभीर भाव हैं, उससे समझने में असमर्थ है ना। अर्थात वह सुख व सौभाग्य को तो पढ़ सकती है, परंतु अनचाहे दुखों से अनभिज्ञ है। इसका अर्थात करके क्या निकल रहा है, निकल रहा है कि वह सुख व सौभाग्य को तो पढ़ सकती है, परंतु अनचाहे दुखों से वह अनभिज्ञ है। उसे नहीं मालूम कि शादी के बाद उसको क्या दुख मिलेगा या क्या होगा उसके साथ, ये उसको नहीं मालूम है। ठीक है, उसके बाद माँ ने कहा था यहाँ से लेकर मत देना। अब माँ क्या कहती है, अपनी बेटी को विदा करते समय माँ उसे सीख देती है, और सीख देते हुए कहती है कि तू अपना प्रतिबिंब पानी में देखकर रीझना नहीं। क्या होता है, आईने में देखकर, पानी में देखकर जो लड़की है वह अपनी आप के प्रतिबिंब पर रीझ जाती है। दूसरी सीख देती हुई माँ कहती है कि आग का प्रयोग खाना बनाने के लिए करना, जलने के लिए नहीं। सिर्फ रोटियां सेकने के लिए आग का प्रयोग करना, जलने के लिए नहीं। तीसरी सीख क्या देती है माँ, तीसरी सीख देती है कि तीसरी सीख देते हुए माँ कहती है कि वस्त्रों और आभूषणों के बंधन में नहीं फंसना, वस्त्र और आभूषण के मोह में नहीं फंसना, है ना, उससे उस बंधन में नहीं बन जाना तू, है ना। यह स्त्री जीवन के लिए क्या है, बंधन के समान है। स्त्री जीवन के लिए आभूषण बंधन के समान है। माँ कहती है कि तुम लड़की की तरह मर्यादित व्यवहार करना, परंतु कमजोर व असहाय की भांति अन्याय को सहन नहीं करना। ठीक है, तो लड़की की तरह तो व्यवहार करना, मर्यादित रहना, लेकिन असहाय और अन्याय को, अत्याचार को नहीं सहना, असहाय होकर अत्याचार को नहीं सहना है तुमको, अन्याय को नहीं झेलना है ना, बल्कि उस अन्याय के विरुद्ध साहस पूर्वक सामना करना। जो अन्याय तुम्हारे ऊपर अगर होता है तो उस अन्याय का साहस पूर्वक क्या करना, मुकाबला करना, उसका सामना करना और अपने आप को सबल बनाना। अब ये जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं, ये क्वेश्चन आंसर तो मैं आपको PDF में दूंगी। ठीक है,
आपका ये लेसन खत्म। ठीक है, ओके।